सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। इसने ही संसार में एकमात्र ऐसा शब्द है जो एक दूसरे को पास लाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों के स्नेह का मूल्य समझाते हुए हाथनी के एक सुंदर व चंचल शिशु की कथा सुनाई। एक हाथनी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। वह बड़ा होने लगा। उसे हाथियों का उपद्रव अच्छा नहीं लगता था। वह हाथियों के दल को छोड़कर एकांत में चला जाता और सोचता, हाथी क्यों उत्पात मचाते हुए जीवों को सताते हैं। वह हमेशा यही सोचता। एक दिन वह हाथी एकांत में बैठा हुआ था। अचानक उसकी दृष्टि सामने एक वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष पर एक कृष्णकाय बंदर बैठा था। वह उदास लग रहा था। हाथी उससे बोला, बंदर भैया, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं आप। बताओ तुम क्यों दुखी हो, क्या समस्या है तुम्हारे पास। बंदर बोला, मैं शरीर से निर्बल हूं। मेरे साथी मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं। हाथी धीरज बांधता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे साथियों को बुलाकर लाऊंगा। यदि वह नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा जब तक तुम जिंदा रहोगे। आप चिंता मत करना, पूरी जिंदगी मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। बंदर ने सोचा, यह कैसी महिमा है, यह कैसी माया है। हाथी बंदर के साथियों की खोज में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक वृक्ष पर कुछ बंदर उथल कूद कर रहे हैं। उसने सोचा, ये सब ही उस बंदर के साथी हैं। बंदर हाथी को देखते ही डर कर भागने लगे। हाथी ने बड़े प्यार से बंदरों को रोकते हुए कहा, मुझसे डरो नहीं, तुम सब मुझे अपना प्रिय भाई समझो। बालक हाथी के सर में प्यार था। बंदरों ने ऐसा अद्भुत हाथी कभी नहीं देखा था। वह आश्चर्य से हाथी की ओर देखने लगे। हाथी पुनः बोला, तुम सब अपने बीमार साथी को अकेला छोड़कर क्यों चले आए हो। किसी बीमार को असहाय छोड़ देना अधर्म है, पाप है। वापस लौट चलो और अपने साथी के साथ रहो, उसके सुख दुख में उसके साथ रहो। वापस लौटकर उसने दुखी बंदर से कहा, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढ लाया हूं। अब ये कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, सभी आपके साथ रहेंगे। हाथी के उपकार ने उदास बंदर का मन हर्ष से भर दिया। उसके जीवन में फिर से दोबारा खुशी आ गई। हाथी की विनम्र वाणी ने सभी जीवों में नए प्राण भर दिए। जो प्यार से बोलता है, दूसरों का उपकार करता है, उसकी पूजा सभी लोग करते हैं। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज का जो सारांश है, आज का जो विषय है, पित्त रोग। दोस्तों, पित्त रोग क्या है, पित्त रोग आखिर मेरे शरीर में होता क्यों है, आज इस पे पूरा व्याख्यान करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। मित्रों, आप विश्वास मानिएगा, इस वीडियो को आप पूरा अगर देख लेंगे तो आपके शरीर की आधी बीमारी गायब हो जाएगी, वो भी बिना दवा के। क्योंकि पूरी चर्चा आपसे करेंगे। आप वीडियो ध्यान से सुनिएगा, अपने विचार भी लगाइएगा और वीडियो सुनने के बाद 5 मिनट बैठकर चिंतन करिएगा। चिंता नहीं, चिंतन करिए, वास्तव में मेरे शरीर क्या मेरी गलतियों से बीमार होता है।
क्या ये मेरा शरीर जो बीमार होता है या मेरे शरीर में जो बीमारी आती है वास्तव में मेरी गलती की वजह से आती है? दोस्तों आप समझ जाएंगे और फिर लास्ट में आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि वास्तव में क्या आपके शरीर के अंदर ऐसी शक्तियां छुपी है कि जो सारी बीमारी को खा जाते हैं। फिर इसे कैसे जागृत करना है वो भी हम बताएंगे। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं ये पित्त रोग होता क्या है। पित्त रोग होने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उसके बाद आपको हम ये भी बताएंगे दो उपाय। अगर ये दो उपाय आपने कर लिया आपके शरीर में कभी भी पित्त से संबंधित जो 15 से 20% गंभीर बीमारी होती है, गंभीर, ये बीमारी कभी नहीं होगी। यानी कि मान के चलिए आज के बाद आपका शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं पित्त रोग है क्या चीज और पित्त रोग हमारे शरीर में कब से कब तक रहता है और हमारे शरीर में इसका स्थान कहाँ है। हर एक दोष का आपके शरीर में स्थान होता है। जैसे पेट का स्थान फिक्स है, हृदय का स्थान फिक्स है, किडनी का स्थान फिक्स है, मुख का स्थान फिक्स है। उसी तरह से हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों का स्थान फिक्स है। दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए आपके जो शरीर का निर्माण हुआ है ये आपके शरीर के निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और आपके शरीर में या हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% गंभीर बीमारी और आपके शरीर का अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% वो भी गंभीर बीमारियां होती हैं और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती है। आप समझ गए, गंभीर बीमारी। तो ये 3 दोष के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है पित्त रोग का, पित्त दोष का। ये पित्त दोष क्या है, इसके होने के लक्षण क्या है और फिर इसके बचाव के क्या उपाय हैं। क्या हम बिना दवा के पित्त रोग को ठीक कर सकते हैं? जी हाँ मित्रों, आज वो भी हम बताएंगे। तो सारी चीजों पे आज चर्चा होगी। तो आप समझ गए। अब ये आप जान लीजिए पित्त रोग आपके शरीर में कब से कब तक रहता है। जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि जब हम 14 से 60 साल के बीच में आते हैं दोस्तों, ते हमारा युवा अवस्था होता है और हमारे इसी युवा अवस्था में ही हमारे शरीर में पित्त बनता है, पित्त बनता है। बस हमें ये ध्यान देना है कि जो पित्त बनता है इससे ज्यादा पित्त ना बने। पित्त हमारे शरीर में नेचुरली ढंग से बनता है, जितनी जरूरत होती उतना बनता है। यही पित्त हमारे खाने को पचाता है, यही पित्त हमारे खाने को गलाता है। यानी पित्त एसिड एक प्रकार की एंजाइम है। अगर ये पित्त हमारे शरीर में नहीं बनेगा तो दोस्तों मेरा खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, खाना हमें पचेगा ही नहीं। जैसे हम खाएंगे वैसे निकल जाएगा, तो जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं। तो पित्त बनना ये प्रकृति की देन है। बस हमारे हाथ में ये है कि जितना पित्त बनना चाहिए उतना तो पित्त बन रहा। अब पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें जो पित्त को बढ़ाती है, पित्त को ज्यादा बनने देती है। और जब आपके शरीर में पित्त ज्यादा बनेगा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो आपको ध्यान देना है जो पित्त बढ़ाने वाली चीजें उसे आप अवॉइड करिए, उसे मत खाइए। कौन सी चीज है पित्त बढ़ाने वाली, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए ये पित्त आपके शरीर में कब से कब तक होता है। आप समझ गए, ये पित्त आपके शरीर में 14 साल से 60 साल यानी युवा अवस्था में सबसे ज्यादा बनता है। युवा। अब पित्त का स्थान क्या है, हमने जैसे बताया आपके शरीर में हर एक चीज का स्थान है। पित्त का स्थान जो है हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान है वो पित्त का स्थान होता है, वही है पित्त का स्थान। और हृदय से ऊपर जो है वो कफ का स्थान होता है और नाभि से नीचे का जो स्थान है वो दोस्तों वात का स्थान होता है। सबका स्थान फिक्स है और सबका समय भी फिक्स है। आप जब बाल्यावस्था में होते हैं यानी कि 0 से यानी जन्म से 14 साल तक, तब आप कफ प्रवृत्त में होते हैं। इस समय आपके शरीर में कफ सबसे ज्यादा बनता है। और जब आप 60 साल के ऊपर जाते हैं यानी वृद्धावस्था में जाते हैं तो आपके शरीर में वात प्रवृत्ति ज्यादा होती है यानी वात ज्यादा बनता है। तो हर एक समय आपको ध्यान देना होगा। अब 60 साल के ऊपर जब आप जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वात को और बढ़ाती है, वो चीजें आज से अभी से हटा दीजिए।
तो लेकिन जो आज मुख्य चैप्टर है, जो मुख्य सारांश है पित्त रोग का, तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों पित्त रोग के लक्षण क्या क्या है। अगर इतने लक्षण आपके शरीर में दिख रहे हैं तो आप जान लीजिए आपके शरीर में पित्त ज्यादा बन रहा है, उसे आप तुरंत कंट्रोल करिए, तुरंत कंट्रोल करिए तो आपको बीमारी नहीं होगी। पित्त रोग के जो लक्षण है दोस्तों, पेट फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, पेशाब रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार होना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना, ये सारे पित्त रोग के लक्षण हैं। अगर इतने लक्षण आपके शरीर में नजर आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप पित्त रोग से ग्रसित हैं। अब पित्त रोग में क्या हमें नहीं खाना है, उसे अगर तुरंत हटा देंगे तो आपको एक ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको गैस बने, आपको पेट फूल आया, ठीक, आप पेट फूला है तो आप डॉक्टर के पास पहुंच गए। आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, सर मुझे पेट में दर्द हो रहा, मेरी लैट्रिन बहुत टाइट होती है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। तो डॉक्टर आपको देखा तो डॉक्टर ने क्या कहा, अगर आपको ऐसे नॉर्मली है तो ठीक है मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूं, आप 5 दिन खा लेना, 5 दिन बाद आना दिखा लेना, आराम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, देखेंगे क्या कोई प्रॉब्लम है, कुछ खून की जांच वगैरह कराई जाए। तो उन्हें डॉक्टर साहब ने आपको दवा लिख दिया। अब वहां पे आपने दवा में क्या लिख दिया, आपको ये एंटासिड सिरप दे देंगे, ऊपर से कोई एक पीपीआई ग्रुप की, पीपीआई ग्रुप की यानी कि जो पीपीआई ग्रुप में आती है, जैसे पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल डोमप्रिडोन, राइबेप्राजोल डोमप्रिडोन, या थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं पेंटाप्राजोल लिसोल्प्राइड। फिर आपको दर्द हो रहा, कोई एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट, एंटासिड सिरप, या उसके साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल दे दिया जाएगा। अगर आपने कहा कि मुझे कमजोरी भी आ रही तो एक टॉनिक भी जोड़ देंगे। आपने कहा मुझे नींद नहीं आ रही है तो उसमें एक नींद की टैबलेट दे दी जाएगी। आपने कहा मेरे शरीर में बहुत दर्द होता है तो उसमें एक दर्द की टैबलेट भी दे दिया जाएगा। यानी कि आप जितना बताते जाएंगे एक एक दवा बढ़ती जाएगी। अब आपकी मिला के एक मुट्ठा दवा हो गई, अब आप उसे चवैना की तरह खा रहे हैं। लेकिन वहां पे आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया, प्लीज सर जी हमें ये बता दीजिए ये हमें गैस एसिडिटी बनी क्यों, ये बीमारी हुई क्यों, आपने वहां पे पूछना मुनासिब नहीं समझा। अगर वहीं पे आप ये चीजें पूछे होते कि सर ये बीमारी हमें हुई क्यों, ये बीमारी होती क्यों है, प्लीज उसका कारण बता देते। अगर जो ये बता देते कि भैया जो आप बाहर के समोसे पकौड़ी खा रहे हो, जो आप खाना खाते समय पानी पी रहे हो, या जो आप बिना समय के खाना खा रहे हो, जो ठूस ठूस के आप खाना खा रहे हो, जो रात में खाना खा के तुरंत सो जाते हो, ये सारे कारण है। तो आप एक एक कारण को हटा देते, तो एक एक कारण को हटा देते तो आपकी बीमारी ठीक हो जाती, दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो डॉक्टर क्यों बताएगा, आपने पूछा नहीं तो डॉक्टर का सर थोड़ी दर्द हो रहा है को आपको सारे इंस्ट्रक्शन देगा। तो आप दवा लाए, एक हफ्ते आपने दवा खाया, एक हफ्ते दवा खाने के बाद फिर डॉक्टर साहब के पास आप गए, डॉक्टर साहब आराम तो है, फिर डॉक्टर चलो ठीक है जांच की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर को पता है एसिडिटी बन गई आप खाने पीने। तो फिर आपने दवा लाया, 2-3 बार डॉक्टर साहब को 1000-500 रुपए की फीस दिया और 1000-500 रुपए की दवा ली, आपका 3-4 हजार रुपए एक हफ्ते 10 दिन में खर्च हो गया, कुछ तो आप इससे संतुष्ट हो गए। फिर उसके बाद आपको ये समझ में आया जो डॉक्टर साहब ने वो खाली पेट वाला कैप्सूल देते हैं 10-12 रुपए की एक मिलता है, कितने का मिलता है 10-12 रुपए का, जो 10-12 रुपए का एक कैप्सूल मिलता है, जब मैं उसको खा लेता हूं तो मेरी गैस शांत हो जाए। तो फिर आपने क्या किया, मेडिकल स्टोर से वही दवा ले लेके खाना शुरू कर दिया, जैसे कि सबको घरों में होता है, सबके घर में पीपीआई ग्रुप का एक खाली पेट का कैप्सूल तो जरूर एक पत्ता पड़ा होगा। और इस समय जो सस्ता से सस्ता आता है 100 रुपए पत्ता, यानी 10 रुपए कैप्सूल, 20 रुपए कैप्सूल, 15 रुपए कैप्सूल तक आते हैं, सबके घर में पड़ा होगा। लेकिन किसी के घर में त्रिफला चूर्ण नहीं पड़ा होगा जो कि 30 रुपए में 100 ग्राम मिलता है, रामबाण है।
नहीं होगा। तो आप क्या करें, एक कैप्सूल रोज खाली पेट ब्रश करने के बाद खा ले रहे हैं, 24 घंटे आपको गैस नहीं बन रही है। लेकिन वहां पे ये भी नहीं जानने का आपने प्रयास किया, ये जो मैं खाली पेट कैप्सूल खा रहा हूं क्या इसके साइड इफेक्ट भी हैं? कभी नहीं। कभी जाके गूगल पे सर्च करना मित्रों कि ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, डोमप्रीडोन के साइड इफेक्ट क्या है, आप जान के चौंक जाएंगे। और फिर उसके स्थान पर अगर आप त्रिफला लेते और त्रिफला के साइड इफेक्ट देखिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं। वो एक मर्ज के साथ साथ 4 मर्ज को जो काम वो आपका 12 रुपए का एक कैप्सूल कर रहा है, एक बार खा रहे हैं, और जो 30 रुपए में आपको कितना मिल रहा है, 100 ग्राम आपको त्रिफला चूर्ण मिल रहा है, वो आपका कितना दिन चलेगा, 15 दिन 20 दिन चलेगा, और उसके नुकसान भी नहीं। तो दोस्तों आप वो कैप्सूल खाने लगे, अब आपको आराम हो गया, अब आप एकदम निश्चिंत होकर फिर चाय पकौड़ी समोस रिफाइंड सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, एसिडिटी बना। अब ये एसिडिटी ठीक नहीं हुई, एसिडिटी दबी रही। तो फिर आपने क्या समझ लिया, आपने ये समझ लिया भैया गैस एसिडिटी ये ठीक नहीं होती है, जब तक हम दवा खाते हैं तब तक ये हमारे सही रहता है, नहीं तो ये मरने के साथ ही जाएगा। ये आपके मन में बैठ चुका, ये आपके मन में बैठ चुका, और आप यही दवा हमेशा खाते रहते हैं, खाते रहते। तो दोस्तों इससे बाहर निकलिए, इस भ्रम से बाहर निकलिए। गैस एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ अपने आप पित्त रोग के बारे में समझ लीजिए। क्या खाने से पित्त रोग होता है, क्या आप खाने से पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़ता है, आप उस कारण को हटा दीजिए, निवारण की जरूरत नहीं। इसको छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। आप किसी के यहाँ, या आप खुद की फैक्ट्री है, या आप कोई सर्विस करते हैं, सरकारी सर्विस करते हैं, बड़े पोस्ट पे हैं या छोटे पोस्ट पे हैं, वहां पे एक इंस्ट्रक्शन होता है कि आप इतना बजे आएंगे और इतना बजे छुट्टी दी जाएगी। आप वहां 10 बजे पहुंच रहे हैं, आपको 6 बजे छुट्टी मिल रही है। अब वहां पे आप 8 घंटे जम के मेहनत कर रहे हैं। मेहनत क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण है, आपको पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए, आपको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, आपको गाड़ी चाहिए, आपकी शौक है, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, नाम फेम कुछ सब कुछ चाहिए, उसके लिए आप कमा रहे हैं। ये सब बीच के क्या है, कारण है, कारण की वजह से आप वहां सर्विस कर रहे हैं। अगर ये सारे कारण हम बीच से हटा दें, कोई कारण ना रहे, आपको पैसे की जरूरत पड़ी नहीं जरूरत पड़ी, तब आप किस में आ गए, आप एक सन्यासी की कैटेगरी में आ गए। जब आप एक सन्यासी की कैटेगरी में आ गए तो आपको पैसे की जरूरत नहीं, बस एक तन पे वस्त्र चाहिए, 2 टाइम का भोजन चाहिए, ये तो हमें कहीं से मिल जाएगा, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आपने वहां कारण हटाया। उसी तरह से आपको ये समझने का प्रयास करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये जो पित्त रोग होता है क्यों होता है, ये क्यों बढ़ता क्यों, उसके बीच के कारण को हटा दो। जिस दिन आपने उस कारण को हटा दिया, निवारण की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। मेडिसिन की क्या जरूरत है यार, कोई जरूरत नहीं। आपको भूख लगता है, क्यों भूख लगती है, खाना खाने के लिए। अगर वही कंडीशन में आप जब बीमार हो जाते तो आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि आप रोगों से ग्रसित है। भूख लगने वाली जो एसिडिटी नहीं बन रही, भूख आपको कहां से लगेगी, खाना क्यों आप खाएंगे, खाना नहीं मांगते। तो दोस्तों कारण को हटाने का, तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं वो कौन कौन से कारण है, किस कारण से आपके शरीर का पित्त रोग बढ़ता है। उस कारण को आज से, अभी से, तुरंत से हटा दीजिए अपने जिंदगी से। आपका पित्त दोष क्या, आपके शरीर से सारे रोग गायब हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, खाना खाते समय आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पी रहे हैं तो ये खाना पचता नहीं, ये खाना सड़ जाता है। अब उसका भी रीजन है दोस्तों, जब आप खाना खाते समय पानी पीते हैं, जैसे ही खाना आपके पेट में जाता है, आपके पेट यानी जैसे हमने कहा एसिड, जठर, अग्नि, पेट में जठर पाया जाता है जहां से अग्नि निकलती है, और यही एसिड, यही अग्नि, यही एंजाइम खाने को पचाती है। तो जब आपने आधा पेट खाना खा लिया, आपने आधा गिलास या 2 घूंट पानी पी लिया, तो जैसे एसिड बनना शुरू हुआ, आपका पानी वहां गया, वो एसिड बनना बंद हो गया। जैसे आप खाना, गैस जलाइए, उस पर रख दीजिए चावल पकने के लिए, आप पानी डाल दीजिए गैस पे, गैस बुझ जाएगी, चावल पकेगा नहीं पकेगा। उसी तरह से जब आप खाना खा रहे हैं, एसिड बनना शुरू हुआ, एसिड पे वो अटैक किया खाने को पचाने के लिए, आपने पानी पी लिया तो खाना पचेगा नहीं, वैसे को वैसा पड़ा रहेगा। अब आपने पूरा भर पेट खाना खा लिया, भर पेट खाना खाने के बाद फिर घटर घटर 1 गिलास पानी पी लिया, तो फिर वो खाना वैसे पड़ा रहा, खाना पड़ा रहा। तो खाना 7 से 8 घंटे तक जब आपके पेट में पड़ा रहे तो वो खाना क्या होगा, सड़ जाएगा।
जब खाना सड़ जाता है तो आप देखते हैं गैस बनता है, हवा खुलती है, बदबू के साथ खुलती है। उसके बाद सड़ा हुआ खाना अपच करता है, गैस करता है, कब्ज हो जाती है, यानी सैकड़ों बीमारियां होती हैं। सैकड़ों बीमारियां होती हैं 8 से 10 घंटे जब वैसे खाना पड़ा रहेगा। अगर आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं तो जो आपके शरीर में एक खाने के बाद एसिड बनती है, 1.5 से 2 घंटे तक एक खाने के तक एसिड बनती है और 1.5 से 2 घंटे में ही ये खाने को पचा देती है, खाने को गला देती है। अब 1.5 से 2 घंटे के बाद इस खाने से रस निकलता है और जब रस निकलता है तब आपको पानी की जरूरत है। तब अगर आप पानी पीते तो अमृत के समान है। इसलिए कहा जाता है खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। अब दोस्तों खाना खाने के कुछ रूल है। ये प्रकृति ये कहता है कि आपके शरीर में 2 चक्कियां हैं जो खाने को पचाती हैं। पहले चक्की आपका है जो दांत, मुंह मुंह में 80% आपका खाना पचता है और उसके बाद दोस्तों 20% ही आपका खाना पचता है आपके पेट में। तो जब भी कोई भी निवाला आप खाइए उसे 32 बार चबाएं। जब आप उसे 32 बार चबाएंगे तो मुंह में आप देखेंगे पानी की तरह वह खाना हो जाएगा और जो मुंह से लार और सलाइवा निकल रही है यही खाने को पचाती है। और जितने लार सलाइवा बनेगी यह एक अल्काइन है, यह क्षारीय है, आपके पेट में जाएगा तो एसिडिटी को भी ये कम करेगा और खाना आपका तुरंत पच जाएगा। अब इसके 2 बेनिफिट है। 2 बेनिफिट क्या है? अब आप जब आराम आराम से खा रहे हैं खाना पानी बन जा रहा है तो आप पानी पीने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। अब जब अगर जल्दी जल्दी आप खाना खाएंगे तो आपको गले में खाना फंस जाता है तो आप पानी पीते हैं। पानी न पीने का एक कारण आपका हट गया। दूसरा कारण से आप पानी क्यों पीते हैं? जब बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं तो आपको तीखा लगेगा, पानी पिएंगे तो तीखा खाना हटा दीजिए, जितना सह सके उतना ही तीखा खाइए। अब आप पानी नहीं पीना छोड़ दीजिए, आपकी सैकड़ों बीमारियां पाचन तंत्र से संबंधित खत्म हो जाएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, आप हमेशा भूख से 60% खाना खाइए। हमेशा भर पेट कभी खाना नहीं खाना चाहिए, 60% खाना खाना चाहिए और 60% में जो 40% आपका खाली है, 10% आपका पेट हमेशा खाली रहे, 30% आप अपने पेट को पानी से भर के रखिए। खाना और पानी दोनों एक साथ कभी मत रखना। खाना और पानी दोनों एक साथ कभी मत रखना। रात के खाने में आपको गैस एसिडिटी ज्यादा होती है तो रात का खाना आप प्रकृति के हिसाब से खाइए। प्रकृति का हिसाब कौन सा है? प्रकृति का हिसाब से ही हमारा पाचन तंत्र काम करता है। ये आपके पेट में जो जठर है, जठरांग है, ये सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे ही सूर्योदय होता है हमारे ऊपर शरीर पर ये सूर्य की किरण पड़ती तो हमारा जठर धीरे धीरे उत्तेजित होता है, यानी तेज काम करता है। और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी स्लो हो जाती है, सूर्यास्त होने को होता है, ये हमारा जठर स्लो हो जाता है, यानी कि आराम मुद्रा में चला जाता है। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि व हमारे पूर्वज क्या कहते थे? सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खा पी लीजिए और सूर्यास्त होने के 40 मिनट पहले खाना आप खा लीजिए। इस 2 समय में आपका जठर बहुत तेज काम करता है, जो कुछ आप खाएंगे वो पच जाएगा। तो आपको अगर पित्त रोग से बचना है तो सूर्य डूबने के पहले 40 मिनट पहले आप खाना खाने का प्रयास करिए। अगर ऐसा नहीं आप कर पा रहे हैं तो इस समय कोई ऐसा नाश्ता आप कर लीजिए जिससे आपकी भूख शांत हो जाए। आपका नाश्ता अच्छा होना चाहिए, तो ऐसा कोई आप नाश्ता कर लीजिए, आपकी भूख शांत हो जाए, आपको रात में खाना खाने की जरूरत ना पड़े। अब अगर आपके पास दूध है तो सोते समय 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अगर दूध नहीं है तो आप गुनगुना पानी आधा गिलास पी लीजिए, तब सो जाइए। इससे हार्ट अटैक से बचाता है। सोते समय आधा गिलास गुनगुना पानी या दूध पीने से आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। ये प्रक्रिया अगर ये भी आप नहीं कर पाते हैं तो प्रयास ये करिए कि आप 8 बजे लेटेस्ट 8 बजे तक हल्का सा खाना खाइए, भूख मरने भर का, कि भूख मिट जाए बस। उसके लिए आपको क्या करना है? 1 कटोरी सब्जी या 1 कटोरी साग या दाल जो भी लीजिए, एक ही आइटम लीजिए, उसके साथ में 1 या 2 रोटी लेकर के भूख मिट जाइए। याद रखिए जब भी आप खाना खाइए, खाना और सोने के बीच में 2 घंटे का डिफरेंट हो। रात का खाना खाने के बाद आप आधे घंटे इस मुद्रा में बैठे रहिए। बैठने के बाद आप 1000 कदम टहलना है, आपको 1000 कदम टहलना है, यानी कि 2 घंटे आपको बिताना है।
तो जो कुछ भी आपने खाया वो पच जाएगा और पेट फूलने की मतलब समस्या ही खत्म हो जाएगी। टोटल पे टोटल जो आपका पेट फूलता है, गैस एसिडिटी होती है, ये रात के खाने में होते। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल क्या है? आज की लाइफ स्टाइल हम ये अपना चुके हैं, जस्ट दिन वाला काम हम उल्टा रात में करते हैं। हम ये सोच के करते हैं कि दिन में हम भाग दौड़ में रहते हैं, सुबह हल्का हल्का नाश्ता करके गए, दोपहर में हमने पराठे वाली टिफिन लेके गया, टिफिन हमने खा लिया। अब जब रात में हम पहुंचते हैं घर, अपने पत्नी से कहते हैं शाम को ही बढ़िया खाना बनाया करो। तो शाम को क्या होता है? दाल चावल रोटी सब्जी पनीर पूरी मछली मछली जो कुछ भी होता है, जितना भी गरिष्ठ भोजन होता है, आप रात में करते हैं। जस्ट आप प्रकृति के उल्टा करते हैं। और जब आप प्रकृति के उल्टा जा रहे हैं तो दोस्तों बीमारी होना से स्वाभाविक सी बात है। रात में आपको पता है कि आपका शरीर हीलिंग का काम करता है, हीलिंग का वह रिपेयर होता है, और आपका शरीर दो काम एक साथ नहीं करेगा, खाना को भी पचाए और रिपेयर का भी काम करे। दो काम एक साथ नहीं कर सकता है, एक ही काम करेगा। इसीलिए कहा जाता था अगर आप सूर्य डूबने के पहले आप खाना खा रहे हैं, सूर्य डूबने के पहले, तो उसको पूरा समय मिल जाता है। जैसे आपने सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लिया, मान लीजिए आप 5:30 बजे खा लिया, तो आप सोने जा रहे हैं 10 बजे, 5 घंटे 4:30 से 5 घंटे में आपने जो कुछ भी खाया बढ़िया से पच गया। अब आप जब रात में सोने जाएंगे तो आपका खाना पच चुका है। अब आपके शरीर को सिर्फ और सिर्फ, आपके माइंड को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, रिपेयर करने का, हीलिंग करने का। तो जब वो रिपेयर अपने आप को हीलिंग होगा तो क्या करेगा? जो भी आपके बॉडी में विषैले सेल्स पड़े हुए हैं, विषैले पदार्थ पड़े हुए हैं, उनको नष्ट कर देता है, उन्हें खुद स्वतः ठीक कर लेता है। एटोफेजी मतलब इतनी शक्ति है आपके शरीर के अंदर, सारी बीमारी को नष्ट करने के ऐसे ऐसे हार्मोन्स, ऐसे ऐसे सेल्स हैं। तो आपने क्या किया? शाम को 5 से 6 बजे आपने खाना खाया था, 5 बजे। अब आप सुबह कितने बजे खाएंगे? 9 से 10 बजे। अब आपका 16 घंटे का फास्टिंग हो गया, और जो 16 घंटे के फास्टिंग करता है उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, सारी बीमारी उसकी शरीर स्वतः ही ठीक कर लेती है हीलिंग पावर से। हमारे अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन शक्तियां हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया हमें अपनाना है। रात का खाना नाम मात्र, और आज क्या है, रात में ही सब कुछ आप खाते हो, वो भी कितने बजे? कोई तो 11 बजे खाना खा रहा है, कोई 12 बजे खाना खा रहा है, यानी कि 12 बजे तक भी खाने वाले लोग हैं। अब जब आप 12 बजे खाना खाएंगे, फिर तुरंत 1 घंटे बाद सो जाएंगे, 1 बजे आप सोने जा रहे हैं, अगले दिन में आप सोने जा रहे हैं। जब आप 1 बजे सोने जा रहे हैं तो आप दोस्तों सोचिए, फिर 10 बजे आप उठ जाएंगे। आपने 12 बजे खाना खाया, 8 घंटे में वो खाना पचा। अब रात में आपके शरीर को हीलिंग करने का समय था, वो रेस्ट करने का समय था। अब वो रेस्ट नहीं कर रहा, वो रात भर जग के आपके खाने को पचाने का काम कर रहा है। तो शरीर बीमार नहीं होगा? शरीर तो बीमार होना ही है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हटाइए, आपका पित्त रोग हमेशा ठीक हो जाएगा। अब कुछ चीजें हैं जो आप डेली खा रहे हैं, ये पित्त रोग को बढ़ा नहीं रही है, बल्कि आप इसे रोग को पाल रहे हैं। वो कौन सी चीजें, उसे आप जान लीजिए। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। चीनी दोस्तों किससे बनता है? सल्फर से बनता है। और सल्फर का प्रयोग कहाँ होता है? गोला बारूद बनाने में। अब सोचिए, जो केमिकल गोला बारूद बनाने में यूज हो रहा है, उसी चीज को हम खा रहे हैं, तो हमें एसिडिटी नहीं बनेगी? बनेगी। बीमारी तो हम पाल रहे हैं, बीमारी को हम निमंत्रण दे रहे हैं। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज मत खाइए। मैदा तो बनता गेहूं के आटे से, नेचुरल चीजें से, लेकिन इसमें जो बनाने में प्रोसीजर किया जाता है वो तरीका गलत है। अब उसके ऊपर का लेयर का जो हटा लिया जाता है, जो छिलका है वो हटा लिया जाता है, और इसी में फाइबर पाया जाता है। जब ये छिलका हटा लिया गया, फाइबर निकाल लिया गया, तो क्या है? वो चिकना पचा, वो एक वेस्ट है, वही चीजें हम खा रहे हैं। तो जितना चिकना चीजें खाएंगे वो जाके आंतों में चिपकता है। और आज मार्केट में जितनी चीजें बिक रही है, 80% चीजें सब मैदे से बनी हुई है। चाहे वो मिठाई हुआ, चाहे वो टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, जितने भी चीज है, तो पिज्जा बर्गर जो कुछ भी है मार्केट में, पकौड़ी समोसा जो कुछ भी आप खा रहे, 80% चीजें मैदे से बनी हुई है। तो आप सोचिए आपका पाचन तंत्र का क्या हाल हो रहा है, तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई भी चीज मत लीजिए। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान मत कीजिए। रिफाइन बनता तो ऐसी चीजों से, बीन्स से ही बनता है।
लेकिन उसके साथ कुछ प्रोसीजर किया जाता है और उस प्रोसीजर को करने में उसमें 5 से 6 तरह के केमिकल डाले जाते हैं और 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और दोस्तों इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसकी वजह से जितने भी इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल हो सारे नष्ट हो जाते हैं। बचता क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। और जब हम बैड कोलेस्ट्रॉल को खाएंगे तो क्या होगा? वो दोस्तों जाके हमारे नसों में जमा होगा। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी का आज हम शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसको एडवर्टाइज कौन करता? हमारे बड़े बड़े महान भाव, महान लोग एडवर्टाइज ऐसे कर देते हैं कि आप ये तेल अगर खाएंगे, रिफाइन किया हुआ तेल, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। अरे दोस्तों जरा दिल पे हाथ रख के कहिए कि ऐसा झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं? प्रकृति की नेचुरल चीजें हम खाएंगे तो उससे हम बीमार नहीं होंगे। मैं तो यही खाता हूं, जो भी तेल आपको खाना है, पहले रिफाइन था? नहीं था। आज 40 साल पहले रिफाइन था? नहीं था। 40-50 साल पहले डालडा था? नहीं था। शुद्ध आपके घर का सरसों का तेल था, शुद्ध आपके घर के कच्ची घानी निकला हुआ अलसी का तेल था और शुद्ध गौ माता का घी था। डालडा नहीं था, घी था। इसी में हम पूरियां खाते थे, इसी में हम सारे खाने खाते थे। और पहले जमाने में ना तो दोस्तों हार्ट अटैक होता था, ना तो ब्लड प्रेशर, ना तो ब्लड शुगर होता था। आज हम बीमारियों पे क्यों ग्रसित होते जा रहे हैं? आज हम एडवर्टाइज पे जा रहे हैं। आज हमारे पास डिजिटल युग आ गया और डिजिटल युग से हमारे माइंड को वॉश किया जा रहा है। हमारे माइंड को वॉश किया जा रहा है। माइंड वॉश करके हमें उस पर फोकस किया जाता है कि ये चीजें आप खाइए, जबकि ये चीजें सारी वेस्ट है। आप नेचुरल चीजें खाइए। आपको सोयाबीन का तेल खाना है, सोयाबीन आप मार्केट से खरीद के लाइए, जाइए उसका चक्की में तेल निकलवा के, और जो आप मार्केट से रिफाइन किया हुआ सोयाबीन का तेल ला रहे हैं और जो आप खुद तेल निकलवा रहे हैं, दोनों को कभी कंप्रोमाइज करके आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जो तेल आप निकलवा के ला रहे हैं वो तेल एकदम प्योर, मोटा, गाढ़ा, थोड़ा सा गंदा दिखने में लगेगा, और जो आप मार्केट से ला रहे हैं दोस्तों, वो तेल क्या है? एकदम साफ पानी की तरह झलक रहा है। तो आप दोनों में कंपैरिजन करके देख लीजिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इसलिए इस तेल को आज से अभी से हटा दीजिए। ऊपर से और क्या नहीं खाना है दोस्तों, आपको ये जो सफेद नमक, रिफाइंड नमक खा रहे हैं, इसे मत खाइए। इसके स्थान पर सेंधा नमक या ब्लैक नमक का प्रयोग करिए। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीजें आप हटा दीजिए। ये किससे बनता है? मैदे से बनता है, चीनी से बनता है, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। उसके बाद हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं और इसे कलरफुल बनाने के लिए देखिए तरह तरह के कलरफुल ठंडा पेय आता है, कलरफुल में मिठाई आती है, कलरफुल में दोस्तों क्या आता है? बिस्किट, नमकीन, टोस्ट, ब्रेड, सब कलरफुल आता है और हम उसी पे अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और जब हमें आर्टिफिशियल कर हमारे हाथों में जाता है तो वहां पे भी दाग लगता है। यही चीजें आप कोई भी ठंडा पेय ले लीजिए, आप कोई भी टोमेटो सॉस ले लीजिए, आप अपने कपड़े पे गिराइए, आप उसको दाग छुड़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा घर की माताओं को, आप खुद सोच लीजिए। तरह तरह के उसमें केमिकल लगाना पड़ेगा, तब वो जाके दाग छूटता है। और वही आर्टिफिशियल कलर आप खा रहे हैं तो क्या वो आपके हाथों में नहीं चिपक रहा है? वो आपके हाथों में भी चिपक रहा है। लेकिन आपके शरीर पर कोई दाग लगता है, उसको आप साबुन से धुल देते हैं, अच्छी तरह से धुल देते हैं। क्या कभी आपने अपने हाथों की सफाई के बारे में सोचा? क्या आपने कभी सोचा कि ये सारी चीजें मेरे हाथों में जाके इंफेक्शन फैला रही हैं, ये मेरी हाथों में जम रही? तो दोस्तों ये जो जितना भी आर्टिफिशियल कलर है सारे नुकसान करते हैं। ऊपर से क्या किया जाता है? बना किससे है? मैदे से, चीनी से और रिफाइन में छाना गया। इतनी चीजों में छान के कोई पूरी आप रख दीजिए, 3 महीना बाद खाएंगे? नहीं खाएंगे। वो पूरी आप सुबह बनाएंगे, शाम तक खाएंगे, अगले दिन भी नहीं खाएंगे। 2 दिन बाद उसमें फफूंदी लग जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और वही चीज से बना हुआ चीज हम 1 साल बाद खा रहे हैं, 6 महीने बाद खा रहे हैं, 3 महीने बाद खा रहे हैं। तो दोस्तों क्या करेगा? ये चीजें जाके मेरी आंतों को बीमार कर रहा है। गैस एसिडिटी नहीं बनेगी तो क्या होगा? इसको आज से अभी से छोड़ दीजिए। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हमें नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। किसी का शरीर जब ठंडा हो जाता है तो आदमी क्या कहता है? राम नाम सत्य, ये तो भैया चल चुका, ये तो मिट्टी में मिल चुका। तो आप जान रहे हैं आपका शरीर हमेशा गर्म रहता है। तो फिर ठंडी चीजें जब आप लेंगे तो उसके अपोजिट जाएंगे तो आपका शरीर कुछ ना कुछ रिएक्ट तो करेगा।
उल्टे रिएक्ट तो करेगा, लेकिन उसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसको समझने के लिए आप एक लोहा गर्म करिए, उस पे आप थोड़ा सा ठंडा पानी गिराइए तो वहां से छन्न की आवाज आती है, और जब वो पानी वहां से सूख जाए, वो ठंडा हो जाए, तो आप अंगुली रगड़िए तो आप देखेंगे उसका कुछ ना कुछ पदार्थ आपके अंगुली में लगेगा। उसी तरह से जो भी ठंडी चीजें आप ले रहे हैं आपके पेट में जा रहा है, वहां पे भी छन्न की आवाज आ रही है, लेकिन उसे आप नहीं सुन पा रहे हैं, उसे आप नहीं सुन पा रहे हैं। और वहां पे भी कुछ ना कुछ पदार्थ डिसबैलेंस होता है, उसे आप नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, अल्कोहल, धूम्रपान, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। यानी कि भारत देश के लिए फ्रिज तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ताजा खाते हैं, तुरंत बनाते हैं, तुरंत खाते हैं। हम पानी हमें नॉर्मल पीना चाहिए, फ्रिज का पीना ही नहीं चाहिए। तो उसकी रिक्वायरमेंट ही क्या है? सब्जी हम ताजी खरीद के लाएं, ताजी सब्जी खाएं, तो फ्रिज का क्या चीज है? उसकी वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, ये चीजें आज से हटा दीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए। अगर आप दिन भर 24 घंटे गुनगुने पानी का प्रयोग करते हैं अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से, तो आपको पूरी जिंदगी कभी गैस एसिडिटी बनेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ और सिर्फ 21 दिन करके फॉलो करके आप देख लीजिए कैसे बदलाव आ जाता है। तो दोस्तों, इतना चीजों का अगर आपने पालन कर लिया तो आपका पित्त रोग, पित्त दोष कभी नहीं डिसबैलेंस होगा, ये बैलेंस में ही रहेगा। अब हम ये जान लेते हैं हमें खाना क्या है। हरी साग सब्जी खाइए, जो सीजन वाइज हरी साग सब्जी चगाते हैं। आप जिस स्टेट से हैं, जिस जिले में हैं, आपके यहाँ जो हरी सब्जी होती है सीजन वाइज, चूंकि जो आपका शरीर है प्रकृति के हिसाब से काम करता है। ये नहीं आप रह रहे हैं कोलकाता में और जो सब्जी पैदा हो रही है उत्तर प्रदेश में या बिहार में, वो सब्जी आप खाएं ना। क्योंकि आपका शरीर उसी हिसाब से है, उसी हिसाब से आपके शरीर में पित्त बनता है, उसी हिसाब से आपका शरीर रिएक्ट करता है, उसी हिसाब से आपका पाचन तंत्र काम करता है। तो जो आपके यहाँ उत्पादन हो रहा है वो खाइए, जो आपके यहाँ उत्पादन अनाज हो रहा है वो खाइए, जो आपके यहाँ उत्पादन फल फूल हो रहा है वही आप खाइए, वही आपको डाइजेस्ट करेगा। इसको आपको अपनाना होगा। ये ऋतचर्या है, ये दिनचर्या है, ये प्रकृति है। जब हमारी शरीर ही प्रकृति से बनी है तो हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार ही खाना पीना है। तो हरी साग सब्जी, फल फूल, ताजे फल फूल खूब जम के खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, बीन्स लीजिए, ये सारी चीजें नेचुरल चीज में। और दोस्तों, आपका खाना कैसा होना चाहिए? आपका खाना सात्विक होना चाहिए। आपके खाने में 70% सजीव होना चाहिए, यानी नेचुरल चीजें होना चाहिए। उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। छेड़खानी का मतलब निर्जीव चीजें कौन है? निर्जीव ये तली भुनी चीजें, जैसे चाय, समोसा, पकौड़ी, नमकीन, ये चीजें क्या है? बनी तो नेचुरल चीजें, लेकिन इसके मशीन द्वारा बनाया गया, इसे हम प्रोसीजर कर दिए। जब हम इसको नेचुरल नहीं रह गई, अब नेचुरल नहीं रह गई, तो ये चीजें निर्जीव में हो गई। तो निर्जीव हमें 10% लेना है, हमें सजीव कितना लेना है? 70% लेना है। बीच में 20% हमेशा हमारा पेट खाली रहेगा, तो आपको कभी कोई बीमारी हो नहीं सकती। प्रयास करिए और कर सकते हैं, ये नहीं एक नहीं कर सकते। अब इतना चीजों का आपने पालन कर लिया तो कुछ प्रकृति के नियम पालन करिए। खाना खाने के नियम, सोने का नियम, आप समय से सोने का, प्रकृति हमने खाना खाने के नियम बता दिया। और एक चिंता मुक्त जीवन चाहिए। चिंता चीता के समान है, हमें चिंता कभी नहीं करना चाहिए। चिंता खा जाती है। चिंतन करिए, जो काम आपको करना हो चिंतन करिए, चिंता मत करिए। और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर शामिल करिए। इसके लिए आप 2 घंटे का समय, 24 घंटे में 2 घंटे का समय आप अपने लिए निर्धारित कर लीजिए। ये 2 घंटे का समय कौन सा है? सुबह का 5 बजे से 7 बजे। 5 बजे से 7 बजे में नो कंप्रोमाइज। मोबाइल से, डिजिटल से आप दूरी बना लीजिए, सबसे दूरी बना लीजिए, परिवार से दूरी बना लीजिए। बस 2 घंटे का समय आप प्रकृति में निकल जाइए। इस 2 घंटे में क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रात को 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए और सुबह 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। बैठ के बासी मुंह, थूकना नहीं है, लार आपके पानी के साथ पेट में जाएगी तो आपके आंतों को डिटॉक्स कर देगी। 2 से 3 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना है। पानी पीने के बाद अब आपको फ्रेश होने के बाद 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे में क्या क्या करना है ये जान लीजिए। अब आपको 5 से 6 किलोमीटर अपनी क्षमता के अनुसार, आप किस उम्र में हैं उसी उम्र के हिसाब से आप चलेंगे। प्रयास ये करेंगे कि आधे घंटे में, ये जो है इसे आधे घंटे में कवर करिए। 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में जब आप कवर करने का प्रयास करेंगे, जो हमारा डेली का प्रैक्टिकल है मैं बता रहा हूं, इसमें आपको दौड़ना भी पड़ सकता है, आपको तेज चलना भी पड़ सकता है, और आपकी जो चाल होगी 1 सेकंड में 1 कदम,
1 मिनट में 60 कदम के हिसाब से चलेंगे। जब इतनी तेज आप चलेंगे तो दोस्तों आपका हार्ट बीट बहुत तेज पंप करेगा, और जितने तेज आपका हार्ट बीट पंप करेगा उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा, और जब ब्लड फ्लो बहुत तेज शरीर में होगा दोस्तों, शरीर में गर्मी पैदा होगी, और जब गर्मी पैदा होगी पसीने के माध्यम से जो अंदर आपके शरीर में वेस्ट विषैले पदार्थ हैं वो पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएंगे, और आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यानी कि जो थायराइड, प्रोस्टेट या दोस्तों पैरालिसिस जैसी बहुत गंभीर बीमारियों से आपको बचाएंगे। और ये प्रयास करिएगा कि आप नंगे पांव कहाँ करेंगे? जहां मिट्टी हो, जहां पे हरी घास हो। जब उस पे आप नंगे पांव ये टहलेंगे दोस्तों, तो आसमान से ओस की बूंदें रात में गिरती है, और ये ओस की बूंदें जब आपके पैर के तालू में लगेगी तो दोस्तों उसी घास की तरह आपका चेहरा हमेशा हरा भरा बना रहेगा। और ये जो घास पे गिरी ओस की बूंदें आपके पैर के तालू में लगी ना, इससे आंखों से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कभी भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करिए हरी घास पे चलने का, जूता नहीं नंगे पांव चलने का। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। जैसे आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर हम हरी घास पे चलेंगे तो शीत लगेगी, जुकाम हो जाएगा। नहीं, इसको आप गर्मी से शुरुआत करिए। जब गर्मी से शुरुआत डेली उसी पे आप चलेंगे तो ठंडी में अपने आप वो शीत लगेगा, आपका शरीर वो ढल चुका होगा, उसमें वो नुकसान नहीं करेगा। तो आपकी वही प्रक्रिया। अब इसका जब आपका मॉर्निंग वॉक हो गया तो वहीं बैठ के 2 योगा आपको जरूर करना है, जिसमें पहला योगा है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। अगर आप अनुलोम विलोम 25 से 30 मिनट डेली कर रहे हैं, आराम से सांस लेना है, आराम से सांस छोड़ना है, तो दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं। दूसरा है आपको कपालभाति। कपालभाति 15 से 20 मिनट। अगर कपालभाति 15 से 20 मिनट आप कर रहे हैं, आपका पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या होगी नहीं। तो आप क्या करना है? अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम और कपालभाति हमें कैसे करना है, इससे संबंधित आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब ये करने के बाद अब वहीं पे सूर्य प्राणायाम, दंड बैठक, जो कुछ आप अपने क्षमता अनुसार कर सकते हैं करिए। अब आप देखेंगे उधर धूप भी निकल चुकी होगी, यानी सूर्योदय भी हो चुका होगा। अब ये जो सूर्य की किरणें आपके बॉडी पर पड़ेगी, सूर्य की किरणें अमृत के समान है, आपके शरीर को वज्र बना देगी। इसके इतने सारे बेनिफिट है दोस्तों। सूर्य की किरण में दोस्तों क्या पाया जाता है? कैल्शियम, विटामिन D3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 90% कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति आपको सूर्य की धूप से हो जाएगी। 15 से 20 मिनट अगर आप सूर्य की धूप में रह रहे हैं तो आपके शरीर की हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी, हड्डियों से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं आएगी, हड्डियों का विकास आपका बहुत तेज होगा और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसलिए सूर्य की धूप में रहने का प्रयास करिए। अब दोस्तों वहीं पे आपको बैठ के मेडिटेशन करना है। 15 से 20 मिनट मेडिटेशन। आपके अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं दोस्तों, आपके शरीर में 2 मन होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों यहाँ पे बैठ के आपको सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। ये सब कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं जानता है, एक प्रकार से कहा जाए कि पागल है। इसे आप जो कहते हैं वही मान लेगा। अगर आप इसे कहेंगे वो सामने जो पेड़ दिख रहा है वो इमली का है, लेकिन आप कह देंगे कि आम का है, तो मान लेगा ये आम का पेड़ है। और जब तक उसका नाम नहीं चेंज करेंगे, आम का पेड़ मान के ही उसी दृष्टि से इसे देखता है। इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है, यानी कि आप मान के चलिए अपने आप को ये बताना है कि अगर आप 60 साल के हैं, मैं आपको 40 साल का हूं, और वो आपको इमेजिंग आपको देखना है और वही फीलिंग आपको करना है, यानी कि पॉजिटिव सोच रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ये बैठ के वहीं पे योगा प्राणायाम। अब अगर इतना योगा प्राणायाम कर रहे रहे, ऊपर जो हमने बताया आपको, जितनी चीजों पे चर्चा किया, इतनी चीजों का आपने पालन कर लिया तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। पित्त रोग, कफ दोष, यानी कि जितनी भी बीमारियां हैं, वात दोष, सब कंट्रोल में रहेगा। आपका शरीर रोगी निरोगी हो जाएगा। रोग तो आपके शरीर में होगा ही नहीं। चलिए अब कुछ उपाय जान लेते हैं, जिस उपाय को करके आप पित्त दोष को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में गैस एसिडिटी बन रहा है तो दोस्तों आप जीरा पानी ले सकते हैं। जीरा पानी कैसे बनाना है? 1 गिलास आपको लेना है पानी, या ऐसा कर सकते हैं रात में आधा चम्मच जीरा लेना है। आधे चम्मच जीरे को ये आधे कप पानी में
किसमें भिगोना है? मिट्टी के बर्तन में, किसी और बर्तन में नहीं। जीरा पहले अच्छी तरह से धुल लेना है और इसे मिट्टी के बर्तन में आपको आधे कप पानी में भिगो देना है। सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक योगा करके आएंगे तो दोस्तों ये पानी पी लेना है, ऊपर से जीरा आप चबा के खा सकते हैं। तो इससे आप अपने गैस एसिडिटी को शांत कर सकते हैं। जब भी आप खाना बनवाइए, आपके खाने में, दोपहर के खाने में अजवाइन होना चाहिए, रात के खाने में आपको मेथी दाना होना चाहिए। अगर अजवाइन आपको खाना पसंद नहीं है तो आप 1 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, 1 चम्मच काला नमक ले लीजिए और उसी में 1 चम्मच का चौथाई भाग यानी कि दो चुटकी आप उसमें, चम्मच नहीं 2 चुटकी उसमें हींग मिला दीजिए। अगर 1-1 चम्मच का रेशियो बना रहे हैं तो, नहीं तो आप पाउडर बना लीजिए। जैसे अजवाइन भून लीजिए, आपको भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए, काला नमक और इसमें हींग मिला करके इसका चूर्ण बना के आप रख लीजिए। दोपहर के खाने के बाद, 1 घंटे खाने के बाद थोड़ा सा इसमें से चूर्ण यानी कि 1 चम्मच का चौथाई भाग आप खा के थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेंगे, आपको कभी भी पित्त नहीं बनेगा, कभी भी एसिडिटी नहीं बनेगी। आप अपने खाने में दोस्तों जब दाल खाइए तो दाल में देसी घी, एक गांव वाला, ये पैकेट वाला नहीं, ये सब लोग लिखते हैं देसी घी, ये शुद्ध नहीं होता। तो देसी घी और हींग प्लस लहसुन का तड़का जरूर होना चाहिए आपके दाल में। अगर ये दाल से 3 चीजों का तड़का लगा रहे हैं तो दोस्तों आपको कभी भी पित्त रोग नहीं होगा। ये हो गया। और दोपहर के खाने में अगर प्रयास करिए, आपको दोस्तों दही और जीरा, मतलब दही आपके घर की होना चाहिए, ये बाहर की दही नहीं होना चाहिए। दही जब भी घर पे जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में जमाइएगा और जब दही खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाइए। आप 200 ग्राम दही लीजिए, 200 ग्राम दही में आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर मिला के आप खाएंगे तो आपका पित्त दोष हमेशा के लिए ठीक होगा। अब दोस्तों कुछ है, जैसे आपको अगर गैस बन रही है, कब्ज है, एसिडिटी है, आपका पेट साफ नहीं होता, तो दोस्तों ऐसे चूर्ण आपको लेना है, जैसे त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली, सबसे अच्छी सेफ दवा है। इसे आप ले सकते हैं, परमानेंट ले सकते हैं। इसका आपके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं। दोस्तों इसे कैसे लेना है? रात को सोते समय 1 गिलास दूध लेना है। दूध ना हो तो आप पानी लीजिए, लेकिन ये पैकेट का दूध नहीं चाहिए। दूध नहीं है तो पानी, 1 गिलास गुनगुना पानी या 1 गिलास दूध लेने के बाद उसी में आपको 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला लेना है। त्रिफला चूर्ण मिला करके रात को सोते समय आपको लेना है। कि कब लेना है? खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और इसे लेने के 1 घंटे के बाद सोना है। इसको खाने के बाद पानी वानी कुछ नहीं पीना है, 1 घूंट भी नहीं पीना। अब त्रिफला जो मिला के पानी के साथ ले रहे हैं, दूध के साथ लेने, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर दूध के साथ ले रहे हैं तो आपको 1 घूंट पानी नहीं लेना है। अगर इसको पानी के साथ ले रहे हैं तो बाद में मुंह गुलगुला के आप थूक सकते हैं, पानी नहीं पिएंगे। इसी के साथ जो पी रहे हैं। ये पहली प्रक्रिया हो गई। ये प्रक्रिया आप पूरी लाइफ टाइम कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, आपका पित्त दोष, कफ, गैस, एसिडिटी सब शांत करेगा। त्रिफला चूर्ण सबसे अच्छा है, इसे आप ले सकते हैं। अगर आपका पेट साफ हो रहा है तो आप 1 चम्मच लीजिए, पेट नहीं साफ हो रहा है तो 2 चम्मच कर सकते हैं, 1.5 चम्मच कर सकते हैं। ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा मार्केट में आपको एक मिल जाता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं अभिपत्तिकर चूर्ण। क्या है दोस्तों? एक आता है मार्केट में अभिपत्तिकर चूर्ण, किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी का लीजिए, बेस्ट क्वालिटी का। ये एसिडिटी को दूर करता है, पित्त एसिडिटी को बहुत बढ़िया से दूर करता है, बड़ा अच्छा इसका काम है। इसे आप ले लीजिए। कैसे लेना है? खाना खाने के 1 घंटे के बाद या खाना खाने के 1 घंटे पहले, 2 प्रक्रिया पे आप ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे के बाद। कैसे लेना है? 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ, 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे पहले या लीजिए या खाना खाने के 1 घंटे बाद। तो दोस्तों ये 2-3 प्रक्रिया अपना करके अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या में चेंजिंग ला करके आप पित्त रोग से बच सकते हैं, आप पित्त की बीमारी से बच सकते हैं। ये सबसे अच्छा, सबसे सटीक है दोस्तों। सबसे पहले ये प्रयास करिए कि जो पित्त बनाने वाली चीजें हैं आज से, अभी से अपनी जिंदगी से आप हटा दीजिए। आज से, अभी से अपनी जिंदगी से आप हटा दीजिए। परहेज और डेली रूटीन में आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। अपने शरीर को हमेशा फुर्त रखिए, एक्टिव रखिए, स्ट्रांग रखिए। कभी कोई बीमारी होने का चांस ही नहीं।
चांस ही नहीं। दोस्तों हम बीमार क्यों होते हैं? हम अपनी लापरवाही से होते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और ये लगता है कि दोस्तों ये भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और ये जानकारी को पूरे भारतवासी या पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और हाँ मित्रों, जो भी जानकारी हम शेयर किए, इस जानकारी को आप सुनिए। सुनने के बाद क्या सत्यता है, क्या असत्यता है, आप बैठ के 2 मिनट का चिंतन करिए और फिर सोचिए क्या वास्तव में यह सत्य है। अगर आपको लगता है कि वास्तव में सत्य है तो आप इसका पालन करके आप अपने शरीर को निरोग बना सकते हैं।